चलो आज तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। Yes, so hello students. Today we are going to start the second chapter of microeconomics, जो कि हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या बोल सकते हैं सिंपली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो इससे पहले जो हम देख लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, जो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कभी जन्म ही ना हुआ होता। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूट कॉज हमारे सामने निकल के आता है, जो हमारा रूट कॉज है, वो यही है कि ह्यूमन वांट्स दे आर इनफाइनाइट, दे आर अनलिमिटेड एंड देयर आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दे आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, इसी की वजह से हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये प्रॉब्लम और गंभीर बनती है तीन चीज़ों की वजह से, जो कि हमारा सबसे पहला है कि ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, है ना, एंड रिसोर्सेज आर स्केर्स और वी कैन से लिमिटेड, एंड थर्ड इज देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस। क्या, देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द पर्टिकुलर रिसोर्स। तो इन तीन चीज़ों की वजह से ही बनता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है टू एलोकेट आर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। चलिए, तो इसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है हमारे पास, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। किस लेवल पे, एट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लेवल। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल क्या होगा, सिंगल कंज्यूमर, अ सिंगल फर्म और अ सिंगल मार्केट। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये बात करती है अबाउट नेशनल इनकम, ये बात करती है एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, ये बात करती है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जानी थी। ठीक, एग्जाम्पल अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो एग्जाम्पल है कि हाउ फैमिली एलोकेट्स इस मंथली ग्रॉसरी बजट। तो यहाँ पे एक फैमिली की बात हो रही है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर हम यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है कि हाउ अ नेशन मैनेजेस इट्स इन्फ्लेशन, इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल नेशन, दैट्स वाई ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ओके। तो अब सामने हमारे आता है क्या, सामने हमारे आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो समस्या है, कौन सी समस्या, रिसोर्स स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, इट इज़ प्रेवलेंट यूनिवर्सली। मतलब ये हर एक सोसाइटी में, ये हर एक जगह है, ये ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर है। तो हमारे सामने तीन समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज what to produce। क्या है, what to produce। second is how to produce and third economic problem is for whom to produce। so let's start with what to produce। what to produce क्या है, तो what to produce के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, whether we have to produce consumer goods or we have to produce capital goods। consumer goods क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, है ना, कोई भी नॉर्मल गुड, जैसे कि आपने बिस्किट खाया, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड व्हाट आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर द गुड्स फ्रॉम विच कंज्यूमर गुड्स आर मेड, मतलब बेसिकली मशीनरीज। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में यही सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और व्हाट टू प्रोड्यूस में ही एक और चीज़ आती है हमारी, क्या है, वो है इन हाउ मच क्वांटिटी। मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में। क्यों क्यों ये क्वेश्चन आई क्यों रहा है सर कि कितनी मात्रा में, ये क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मोर ऑफ कंज्यूमर विल लीड टू लेस ऑफ कैपिटल, या मोर ऑफ कैपिटल विल लीड टू लेस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चूज करना है बेसिकली, तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम बात करें अब सेकंड प्रॉब्लम की, तो वो हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि चलो हमने तय तो कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, बट सेकेंडली हमको ये तय करना होगा कि वॉट, सेकेंडली हमको तय करना होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करें कैसे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं प्रोड्यूस करने के। द फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। व्हाट इज लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल, कैपिटल मतलब मशीनरी। ठीक है, तो मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जहां पे आपको लेबर का यूज ज़्यादा करना है, और कैपिटल इंटेंसिव होती है जहां आपको मशीनों का यूज ज़्यादा करना है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम दैट कम्स टू द इकोनॉमी इज कि दे हैव टू डिसाइड
whether they have to use labor intensive technique or they have to use capital intensive technique. ओके नाउ आफ्टर चूजिंग कि मान लो मैंने चूज कर लिया कि मैं कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, मतलब एक इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया, और सेकेंडली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दे विल यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम दैट कम्स टू देम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द एफ्लुएंट सेक्शन और टू प्रोड्यूस फॉर द एम्पावरिश्ड, मतलब जो गरीब हैं उनके लिए प्रोड्यूस करना है या जो वेल टू डू हैं उनके लिए प्रोड्यूस करना है. ठीक है, क्योंकि अगर वो गरीब के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल लीड टू सोशल वेलफेयर, एंड इफ दे विल प्रोड्यूस फॉर द रिच पीपल लग्जरी आइटम, सो इट विल लीड टू more profits for a particular firm or the particular industry or particular economy. Okay, so this was about the central problems of the Indian economy. Okay, so after studying about all the central problems of the economy, now we need to come towards the solution of the problems in different economy. कि मतलब अलग अलग इकोनॉमीज़ में, जैसे कि हमने बात करी थी पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर 1 में, जो कि हमारा चैप्टर 1 था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है ना, मार्केट इकोनॉमी जो है, ठीक है, और जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो क्या है, वो है लाइक यहाँ पे एक हल्का सा मिसप्रिंट है, हाँ नहीं सही है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो ये जो 3 टाइप की हमारी इकोनॉमीज़ हैं, इनके अंदर क्या सॉल्यूशन होता है, क्या आंसर होता है ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस की जब बात आएगी तो वो सब डिसाइड होगा एक प्राइस मैकेनिज्म से, डिमांड और सप्लाई से, मतलब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, मार्केट फोर्सेस तय करेंगी व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू यील्ड प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा पाएँ. तो इसके लिए वो सबसे चीप तरीका ही ढूंढेंगी, जैसे कि मतलब क्या चुनेंगी, वो चुनेंगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ठीक है, एंड दे विल प्रोड्यूस फॉर द पीपल हु हैज़ परचेजिंग पावर, वो उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेंगी जिन पे क्षमता है खरीदने की. ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, इट विल बी कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज़ और द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड प्रायोरिटी विल बी ऑन द सोशल वेलफेयर. तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चुना जाएगा. क्यों? क्योंकि वो टेक्निक सबसे सिंपल है, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा. ठीक है, तो इनका ध्यान समाज के कल्याण पे होगा, तो ये गरीबों के लिए प्रोड्यूस करेंगे रादर देन फॉर रिच. ठीक है जी. अब हमारे सामने आती है थर्ड टाइप की इकोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी. क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दोनों की ही चलती है, मतलब प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक बोथ होल्ड द मार्केट. ठीक है, तो मिक्स में क्या होता है, दे विल चूज लाइक मार्केट एंड गवर्नमेंट, दे विल चूज अ ब्लेंड ऑफ मेथड, मतलब मार्केट और गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड करेंगे कि विच गुड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड मोर, और दोनों मिलकर ही एक ब्लेंड ऑफ टेक्निक चुनेंगे, मिक्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक. एंड जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस है, जैसे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हुआ, ठीक है, जैसे कि तेल हुआ, पेट्रोल, डीजल, इनका जो दाम होगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ये सारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी. एंड द प्राइस, द जनरल प्राइस ऑफ जनरल थिंग्स, दे ऑल विल बी कंट्रोल्ड बाय द मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक ब्लेंड चलेगा, बहुत सही तरीके से चीज़ें यहाँ पे होंगी. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया. ठीक है, चलिए नाउ मूव अहेड. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट कि एक और कर्व है हमारे पास जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्या नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या होती है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है वो क्या करती है, ये कर्व हमको ये दिखाती है कि विद द गिवन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इतने रिसोर्सेज से कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है. तो एक सिंपल कर्व है जो हमको ये दिखा रही है कि एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है. अगर हम बात करें इसकी एक डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ कर्व दैट डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज. ठीक है जी, सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, इसकी अगर हम कर्व की बात करें तो मैं आपको दिखा दूंगा बनाकर कि इस तरीके से इसकी कर्व कुछ हमें देखने को मिलती है.
इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो कर्व होती है वो होती है कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्या होती है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इनकी जो कर्व है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही होती है। क्या कर रही होती है? डाउनवर्ड, लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? बिकॉज गुड्स लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ वन विल लीड टू लेस ऑफ अदर। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक कर्व बना हुआ है मशीनरी के लिए, और यहाँ बना हुआ है हमारा कर्व वीट के लिए, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से एक चीज़ को डिपिक्ट करता है कि मोर ऑफ वन विल लीड टू लेस ऑफ अदर, ठीक है जी। ये चलिए, नाउ नेक्स्ट है कि इस कर्व को बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या एज्यूम करनी पड़ती है? सबसे पहली की एजम्पशन है कि ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये पहली एजम्पशन है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि अगर रिसोर्सेज बढ़ गई किसी एक गुड की तो हमारा पीपीसी चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको अगर पीपीसी अच्छे से बनाना है तो हमको ये एजम्पशन माननी पड़ेगी। नेक्स्ट इज the resources are fully and efficiently utilized. now there is no scope, कोई स्कोप ही नहीं है कि इसको हम और बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हुआ है? यूज़ करा गया है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ कॉन्स्टेंट, है ना, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। एंड द फिफ्थ assumption इज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स गिविंग राइज टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम रिसोर्सेज जो हमने मशीनरी के लिए लगाई थी, अगर हम रिसोर्स को वीट में डाल रहे हैं, यहाँ से सेक्रीफाइस करके हम उसको वहाँ ले जा रहे हैं, तो वो इक्वली क्या नहीं है? वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मतलब वो यहाँ से अगर वहाँ शिफ्ट हो रही है तो यहाँ तो वो एफिशिएंट थी, पर वहाँ जाके वो इनएफिशिएंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो स्पेशलाइज थी, इस चीज़ में ट्रेंड थी। अब वो जब वीट के प्रोडक्शन में गई तो वहाँ थोड़ी सी कम ट्रेंड हो गई, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बनाया है डायग्राम टाइप का, देखते हैं उसको एक बार, ठीक है। क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, ABCDE, ठीक है। ये गन्स का प्रोडक्शन है, ये बटर का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अगर गन्स का प्रोडक्शन 15 है तो उस समय बटर का प्रोडक्शन क्या है? 0 है, ठीक है। और जब हमने घटाया प्रोडक्शन गन्स का, एक से घटाया, तो हमारा जो बटर का प्रोडक्शन है वो एक बढ़ा। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने 0 से 1 करा, 1 से 2 करा, 2 से 3 करा, जैसे जैसे हमने एक एक प्रोडक्शन उसका बढ़ाया, तो हमने देखा कि हमने गन्स को और सेक्रीफाइस किया। पता है क्यों? क्योंकि हमने गन्स से जो लेबर थी, गन्स से जो रिसोर्सेज थी, वो कहाँ ट्रांसफ़र करी है? बटर के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जब हम यहाँ गन्स में स्पेशलाइज रिसोर्सेज को जब वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उठानी पड़ती है। इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? वो राइज होती है, ठीक है। ये ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे सामने आती हैं क्या? कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं पीपीसी की, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी पीपीसी की है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। वाई? बिकॉज टू गेन 1 more unit of good X, one must logically sacrifice another unit of good Y, because resources are finite, resources are limited. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है ये है कि इट इज़ लाइक पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाय द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज रिसोर्सेज आर शिफ्टेड दे बिकम लेस स्पेशलाइज्ड एंड लेस एफिशिएंट इन देयर न्यू रोल, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने रिसोर्स को निकाला, जैसे ऊपर वाले में जब हमने देखा यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि जब हमने रिसोर्सेज को निकाला, जब हमने रिसोर्सेज को कहाँ से निकाला? रिसोर्सेज को जब हमने गन्स से निकाला और उनको बटर में शिफ्ट किया, ठीक है, तो वो पहले तो गन्स में स्पेशलाइज थी, पर अब वो कहाँ गई हैं? बटर के प्रोडक्शन में, तो वहाँ वो स्पेशलाइज नहीं है, तो इसीलिए अपने नए रोल में वो थोड़ी कम एफिशिएंट है। इसलिए जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम बात करें कर्व पे बना के देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग एक बार। ये हमने कर्व बना ली, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी कर्व हो गई, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिख रही है। तो एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट विच इज़ इनसाइड, ठीक है, एनी पॉइंट विच इज़ इनसाइड इट शोज दैट कि इट इज़ अटेनेबल। वो अटेनेबल तो है, हम उसे प्राप्त तो कर सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं क्या है? वो ये दिखा रहा है कि ये इनएफिशिएंट है।
है ना, क्या है, इनएफिशिएंट है। मान लो अब मैंने अगर इसको बना के आपको इस तरह दिखाया, ये देखिए आप एक बार, ये तो ये क्या दिखा रहा है, ये इनएफिशिएंसी दिखा रहा है ना। अगर कोई भी पॉइंट अगर यहाँ लगा हुआ है, अगर इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इस लाइन पे अगर इस पीपीसी की लाइन पे आ रहा है तो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि ये फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है एंड अटेनेबल है, ठीक है। पर अगर अंदर आ रहा है पीपीसी के तो वो दिखा रहा है कि वो अटेनेबल तो है पर वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो वो ये दिखाता है कि वो अनअटेनेबल है। क्या है बेटा, वो अनअटेनेबल, मतलब उसे हम अटेन ही नहीं कर सकते। आप खुद देखिए एक बार, ये देखिए, आपको लगता है ये पॉइंट अटेनेबल है, क्या हम इसको प्राप्त कर पाएंगे? अभी हमारी रिसोर्स जितनी है उतनी से, रिसोर्स बढ़ जाए वो बात अलग है, पर अभी जितनी रिसोर्स है उससे हम इसको अटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट भी हमने पढ़ लिया, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीपीसी के शिफ्ट की, वो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। एक बार दोबारा से हम लोग पीपीसी अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, अब हमने एक पीपीसी ड्रॉ करी है। अब मुझे आप बताओ कि व्हेन दिस पीपीसी कैन शिफ्ट फॉरवर्ड, ये बाहर की तरफ शिफ्ट कब करेगी, मतलब ये ब्लैक लाइन से रेड लाइन कब होगी। तो दो ही चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या तो जो हमारा गुड वाई और जो हमारा गुड एक्स है, अगर इन दोनों की रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो हमारी पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या फिर अगर गुड एक्स और वाई दोनों की ही टेक्नोलॉजी के अंदर कोई डेवलपमेंट आ जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या, कि अब मानिए अभी ब्लैक थी हमारी पीपीसी, ब्लैक लाइन शो कर रही थी, अब ये इनवर्ड शिफ्ट हो गई है, मतलब बोल सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट आ गया है ना। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब या तो एक्स और वाई दोनों के रिसोर्सेज क्या हो गए हो, कम हो गए हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए हो, या फिर दोनों की टेक्नोलॉजी क्या हो गई हो, वर्सन हो गई हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है रोटेशन। आइए रोटेशन समझ लेते हैं एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ मैंने एक और बना दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये हमारी ओरिजिनल पीपीसी ये है, ठीक है। अब आप सोचो, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। सिर्फ एक्स की टेक्नोलॉजी में बदलाव आया और टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वाई तो हमारा सेम ही रहेगा पर हमारा एक्स क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब सेम केस रिवर्स करते हैं कि हमारा एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया पर वाई की टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, चेंज आ गया, वो बढ़ गई है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स तो सेम रहेगा पर वाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, ठीक है। वाई की रिसोर्स में ग्रोथ हुई है लेकिन एक्स की में कोई ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। एक्स की में कोई ग्रोथ नहीं, वाई की में ग्रोथ हुई तो क्या होगा, एक्स तो कॉमन ही रहेगा इधर और वाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही वाई से वर्सा, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, शिफ्ट एंड रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक। आई होप कि आपको ये पीपीसी क्या है ये समझ में आया होगा अच्छे से, पीपीसी की अजम्पशंस क्या हैं वो समझ में आई होगी, और पीपीसी के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, और पीपीसी शिफ्ट कब करती है, बैकवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट, और पीपीसी के अंदर रोटेशन कैसे होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन, ठीक है। क्या, इट इज द वैल्यू, इट इज द सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इट इज द सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल इसी का पढ़ते हैं हम लोग, एन इंडिविजुअल चूजेज टू स्टडी इंस्टेड ऑफ वर्किंग अ $20 आवर शिफ्ट, ठीक है। तो एक इंसान ने पढ़ना चुना, उसने क्या फॉरगिव किया, $20 प्रति घंटा कमाना। तो उसने पढ़ना चुना पर उसने छोड़ा क्या, फॉरगिव क्या करा, उसने फॉरगिव करे $20 पर आवर। तो ये क्या हो गई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर, अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल में हमने क्या बताया था, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही, क्या है
कि आपने एक बटर की यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए आपने गन की एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया, तो आपने जो सेक्रीफाइस किया वो क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सर इसे मार्जिनल क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे मार्जिनल कह रहे हैं क्योंकि हम इसको बारंबार निकाल रहे हैं, एवरी कॉम्बिनेशन पे निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है बताइए? वो हो जाती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, आ जाइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है? द एग्जैक्ट मैथमेटिकल रेट एट विच द यूनिट ऑफ वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस अ सिंगल एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, इट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक ऐसा रेट जिसपे एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया जाता है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी, उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, MRT भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो MOC का स्लोप होता है ना, द MOC एक्ट एज अ स्लोप ऑफ PPC। जो MOC है वो PPC का स्लोप कहलाती है, इसलिए। ठीक है, आया समझ में? अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर MOC? तो सिंपल फॉर्मूला इज देयर, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि आपने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी। मान लो अगर आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी और आपने गेन कितनी यूनिट करी? 1 यूनिट गेन करी, तो आप अगर इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब एक लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ के क्या लिखा हुआ है। बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्टली फ्लूइड एंड अडेप्टेबल अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। जैसे कि एग्जांपल लें कि यार ट्रैक्टर इज ग्रेट फॉर फार्मिंग बट पुअर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना भाई? जो ट्रैक्टर है वो किसके लिए बढ़िया है? फार्मिंग के लिए बढ़िया है, पर किसके लिए बेकार है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेकार है। तो MOC जो है वो नेचुरली बढ़ेगी जैसे ही प्रोडक्शन क्या होगा? पुश होगा। द प्रोडक्शन इज पुश टूअर वन एक्सट्रीम। दिस मैथमेटिकल रियलिटी गिव्स द PPC इट्स सिग्नेचर बोर्ड कर्व दैट इज कॉनकेव। ठीक है, तो जो हमने देखा PPC इस तरह की है, वो इसी वजह से है क्योंकि MOC क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको इसके माइन्यूट कॉन्सेप्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करो। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर बनता है जो कि आपको सिंपल एक टेबल बना के दे देगा, और आपको उसमें बताना है कि वो पूछेगा आपसे कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एंड लाइक वी विल मीट यू अगेन विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ते रहो।